दरअसल ये सलाह दी नहीं ना राहुल गांधी जी ने, और आपकी पार्टी के किसी भी नेता ने, कांग्रेस के किसी भी नेता ने ऐसी सलाह नहीं दी। उन्होंने तो 2 स्लैब करने की बात कही थी, 2 स्लैब हो गई है। मैं आपसे यही पूछ रही हूँ कि कोई भी फैसला सरकार ले ले, कोई भी फैसला सरकार ले ले, या तो आप उस पर क्रेडिट की लड़ाई लड़ने लग जाते हैं या आप टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े कर देते हैं। कभी तो ऐसा होगा ना कि सरकार के किसी भी फैसले का स्वागत करेंगे, या फिर सरकार ने सबसे बड़ा मुद्दा छीन लिया विपक्ष से, नहीं, महंगाई। कोई नहीं छीना। जब तक जीएसटी के जो बाबूज है इन पे लगाम नहीं लगाई जाएगी, जो एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, ये रिफॉर्म नहीं होगा। अभी इन्होंने कहा 12 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं। प्राची जी, आप वो जो डॉक्यूमेंट है फाइनेंस मिनिस्ट्री का, जो 12 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं, आपके दर्शकों को दिखा दीजिए। इतने उसमें टर्म्स और कंडीशंस है, कोई व्यक्ति इसमें जाएगा नहीं न्यू टैक्स रेट में। तो इन्होंने ये सिर्फ कॉम्प्लिकेट कर दिया, जैसा तहसीन जी कह रहे हैं। चलिए, उन्होंने कॉम्प्लेक्सिटी की बात की, तो तहसीन पूनावाला तो चलिए सपोर्टर है। मैं ऑफिशियल कांग्रेस के प्रवक्ता की बात सुनाता हूँ। Reason why Mr. Chidambaram or Mr. Gandhi are criticizing GSTs or calling it the Gabbar Singh taxes because of the multiple rate structure. And that's the one big criticism against the GST. It makes it cumbersome, makes it complex, no denying that. But which political party was prepared to or will agree to just 1 or 2 rate slabs in a country? ये परम आदरणीय सुप्रिया श्रीनेत उस समय पे पत्रकार थी, उन्होंने समझाया कि जो स्टेट्स बैठती है ना काउंसिल में, वही एग्री करने को तैयार नहीं थी कि 2 रेट हो जाए या 3 रेट हो जाए। तहसीन पूनावाला सिस्टम के बाहर रहकर बहुत अच्छे सुझाव देते दिन रात, और उनके सुझाव तो कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं मानते। मैंने 10 उदाहरण गिनाए कि राहुल गांधी सिंगल टैक्स रेट चाहते थे। क्या तहसीन पूनावाला सिंगल स्लैब के पक्ष में है? तहसीन पूनावाला बोलेंगे मैं तहसीन कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करता हूँ। नहीं, मैं उसका जवाब देता हूँ। आप ही को जवाब देना है, आप ही को देना है। पेशेंस रखिए तहसीन पूनावाला जी, पेशेंस रखिए। अच्छा, इन्होंने कहा कि डाउनफॉल होगा। जी भाई साहब, डाउनफॉल होगा, इसीलिए 18 वर्ष बाद क्रेडिट रेटिंग ऊपर की गई इकोनॉमी की, इसलिए 7.8% जीडीपी ग्रोथ रेट आया, इसलिए लोएस्ट एनपीए है, इसलिए लोएस्ट इन्फ्लेशन है। और आपने 11वें स्थान पर छोड़ रखा था इकोनॉमी को, और 10% का इन्फ्लेशन देते थे। वो तो अपराइजिंग था इकोनॉमी का, वो तो इकोनॉमी अलाइव थी, आज इकोनॉमी डेड थी। यही है, वो ट्रम्पेटियर की तरह बोलते हैं। अच्छा, लास्ट पॉइंट, कॉम्पनसेशन ऑफ स्टेट्स। तहसीन पूनावाला इतना झूठ मत बोलिए मुझे आंकड़ों के साथ। चले तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन स्टेट्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो इसमें कोई रेवेन्यू लॉस नहीं होने वाला है। रेवेन्यू एडजस्टमेंट जो हो रहा है, क्योंकि हमारा 5 लाख करोड़ का कंजम्पशन बढ़ने वाला है, तो निश्चित रूप से हर स्टेट की ये तिजोरियां भरने वाली है। उसके बाद दूसरी पॉइंट, जो स्टेट्स को प्री जीएसटी इरा में मिलता था, मान लीजिए कि 50,000 करोड़ या 40,000 करोड़ सेल्स टैक्स और वैट से, उससे अधिक उनको जीएसटी में मिला है, प्लस कॉम्पनसेशन मिला है, प्लस टैक्स डेवल्यूशन से मिला है। 41% टैक्स डेवल्यूशन होता है, प्लस उनको ग्रांट मिला है, प्लस उनको जो है और भी अधिक पैसा मिला है सेंटर की ओर से। तो तहसील झूठ बोलने की अच्छा, एक काउंटर कर लीजिए। फिर सत्यप्रकाश मिश्रा जी हैं और एजिया जी भी इंतजार कर रही हैं, उनके पास मुझे जाना है। बट तहसीन जी, बस यही सवाल मैं आपसे जान रही हूँ कि अच्छी सरकार कहाँ मिलेगी आपको, जो राहुल की हर डिमांड पूरी करने में लगी हुई है? नहीं, राहुल की ये डिमांड थी नहीं। आपको तो पूरा समर्थन देना चाहिए। मैं बहुत खुश हूं कि देर चले इनको थोड़ी सी रोशनी इनको दिखी। वरना अंधेर में कहते थे मास्टर स्ट्रोक 6 रेट में भी मास्टर स्ट्रोक, आज भी मास्टर स्ट्रोक, क्रेडिट जीवी है ये। लेकिन मैं 2 चीज कहना चाहता हूं, 2 चीज अपनी बात। इन्होंने तेलंगाना और कर्नाटका का स्पेसिफिक जिक्र किया। 15 फाइनेंस कमीशन में इनका एलोकेशन कम हुआ है। मैं वो टेक्निकल डिटेल्स में ज्यादा जाना नहीं चाहता हूं। तेलंगाना और कर्नाटका एक्चुअली पैसे लूज कर रही है, कॉम्पनसेशन की बात करने रही है। लेकिन दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, देखिए जीडीपी की बात करते हैं, बिल्कुल भारत का जीडीपी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। 7.8% की अपेक्षा किसी को नहीं थी, मुझे भी नहीं थी, इसके लिए बधाई। लेकिन सबसे ज्यादा एचएनआईज वर्तमान में भारत छोड़ते जा रहे हैं, टैक्स टेररिज्म और जीएसटी एक्सटॉर्शन। जब तक वो रिफॉर्म नहीं होगा, जब तक आप उद्योगपतियों को टेररिस्ट की तरह ट्रीट करना बंद नहीं करेंगे, तब तक जो एक्चुअल डेवलपमेंट बातें सरकार मानती है, देर से ही सही, आज से कहना शुरू कर दीजिए। तमाम रिफॉर्म्स आप जो चाहते हैं। एक सेकंड, पेज 31 पे कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है कि कांग्रेस विल बी हैविंग सिंगल मॉडरेट रेट। करेक्ट, सिंगल रेट, ये कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड है। आप सिंगल रेट के लिए क्या, एक सेकंड, मतलब कि दूध का रेट और मर्सिडीज बेंज का रेट, तहसीन पूनावाला मर्सिडीज बेंज में घूमेगा वही रेट देगा, और मिल्क खरीदने वाला भी वही रेट देगा। हमको मूर्ख समझ रखा है। कांग्रेस एक बात बोलती है, तहसीन आकर लीपापोती करते हैं। ये बेसिक इकोनॉमिक्स है। मैं पहले चर्चा में लिया, मैं समझा देता हूं बेसिक इकोनॉमिक्स। मैं आ रही हूं तहसीन जी, लौट कर अभी एक लाइन उन्होंने पंच मारा, तो मुझे भी मारनी चाहिए ना। पंच मारते रहो। वो आपकी मर्सिडीज वाली बात बोल रहे थे, वो तो आपकी इनकम की बात करने लगे हैं। हाँ, अब देखिए, मैं तो टैक्स भरता हूँ, निर्मला जी को पता है मैं कितना टैक्स भरता हूँ। सवाल है जो लोग नहीं भरते उनको टैक्स नेट में नहीं ला रही है निर्मला जी, हम लोगों के पीछे पड़ी हुई है। ठीक है सत्यप्रकाश मिश्रा जी, रिफॉर्म हुए तो हैं, लेकिन इसकी टाइमिंग पर सवाल कर रहा है विपक्ष। किस लिए करने पड़े रिफॉर्म? क्योंकि बिहार की जनता
ये जानती है कि महंगाई की मार कितनी है, इसलिए रिफॉर्म करना पड़ा, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है उसको लेकर विपक्ष बहुत सारी बातें कर रहा है। रिफॉर्म इसलिए करने पड़े क्योंकि विपक्ष बार बार दबाव बना रहा था, अपना कुछ नहीं है सरकार का। देखिए प्राची पराशर जी, प्रधानमंत्री महोदय ने लाल किले से 15 अगस्त को स्पष्ट किया था कि हम दिवाली के पहले बड़े रिफॉर्म को लेकर के आएंगे। आप देखिए, जब से ये सरकार आई है केंद्र में, तब से ये सरकार रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की ही बात करती रही और अपनी हर नीति में उसको दिखाती भी रही। विपक्ष क्या बोलता है, क्या गुनगुनाता है, जाऊंगा, चूंकि ओवैसी साहब का एक बयान था कि राज्यों को क्या मिलेगा। राज्यों को पहले जो भी जीएसटी में आधा आधा बंटवारा होता है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। 100% में एसबीआई का पेपर रिसर्च है, 100% में राज्यों को 70.5% का लाभ होगा, क्योंकि जिन चीज पर सेस जीएसटी 40% से ऊपर का टैक्स है उसमें भी 20-20 रुपया मिलेगा, आधा आधा मिलेगा। और इस तरह से राज्यों को कुल मिलाकर 14.1 लाख करोड़ अत्यधिक मिलेगा। इसमें केंद्र को थोड़ा जरूर नुकसान है कि 48,000 अनुमान है, 48,000 करोड़ का अनुमान है कि कम जीएसटी कलेक्ट होगा। इसका मैसेजिंग क्या है? इसका मैसेजिंग है कि केंद्र सरकार इस देश के सभी वर्गों का, खासकर मध्यम और उससे नीचे के वर्गों का और किसानों का ख्याल रखती है और उनको ज्यादा मजबूत करने की पक्षधर है। यदि जैसे संबित पात्रा जी ने कहा कि ट्रैक्टर के टायर और ट्रैक्टर पे जीएसटी 5% हो गया तो किसान मजबूत होगा, स्वावलंबी होगा, और अगर दूध पनीर इन सब चीज से टैक्स हट गया तो मध्यम वर्ग का जीवन सुगम होगा। अगर 1500 सीसी तक की गाड़ियां सस्ती हो तो मध्यम वर्ग का सपना पूरा होगा। एयर कंडीशन पे यदि जीएसटी घटाया गया तो उनका जीवन सुगम होगा। तमाम तरह में एक दवाई और हेल्थ इंश्योरेंस है कि जो दवाइयां पहले टैक्स स्ट्रक्चर में थी, जेनरिक मेडिसिन जो जरूरी दवाइयां थी, उनको शून्य कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात कि जो आयुष्मान भारत योजना में जो लोग कवर नहीं होते, वो जो हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे थे उस पे से जीएसटी शून्य कर दिया गया। तो ये देश के प्रधानमंत्री का, निर्मला सीतारमण जी और सरकार का अभिभावक होने का और देश की जनता का ख्याल रखने वाला जीएसटी है, जिन्होंने पहले ही 12 लाख को इनकम को टैक्स से फ्री कर दिया गया। विपक्ष कहता है कि अच्छा शायद हमारा सुझाव मान लिया गया। मुझे अब तक याद नहीं कि विपक्ष ने कौन सा सुझाव जीएसटी पर क्या दिया। ये 56वीं बैठक थी जीएसटी की। विपक्ष की मांग क्या थी कि हमें, जो विपक्षी राज्य थे 8 के आसपास करीब, उनकी मांग थी कि हमें कोविड जो आया था उससे सेस बढ़ाकर हमें और पैसा दो, जबकि वास्तविकता यह है कि उनको पैसा दिया गया है और ये 2026 तक रखा गया था कि तब तक देंगे, उसको घटाकर अक्टूबर 2025 तक इसलिए किया गया कि राज्यों का कोई नुकसान नहीं है। ये एक टेक्निकल पूरा का पूरा मसला है जिसको तहसीन पूनावाला जी इस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं। दवाइयां थी उनको शून्य कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात कि जो आयुष्मान भारत योजना में जो लोग कवर नहीं होते, वो जो हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे थे उस पे से जीएसटी शून्य कर दिया गया। तो ये देश के प्रधानमंत्री का, निर्मला सीतारमण जी और सरकार का अभिभावक होने का और देश की जनता का ख्याल रखने वाला जीएसटी है, जिन्होंने पहले ही 12 लाख को इनकम को टैक्स से फ्री कर दिया गया। विपक्ष कहता है कि अच्छा शायद हमारा सुझाव मान लिया गया। मुझे अब तक याद नहीं कि विपक्ष ने कौन सा सुझाव जीएसटी पर क्या दिया। ये 56वीं बैठक थी जीएसटी की। विपक्ष की मांग क्या थी कि हमें, जो विपक्षी राज्य थे 8 के आसपास करीब, उनकी मांग थी कि हमें कोविड जो आया था उससे सेस बढ़ाकर हमें और पैसा दो, जबकि वास्तविकता यह है कि उनको पैसा दिया गया है और ये 2026 तक रखा गया था कि तब तक देंगे, उसको घटाकर अक्टूबर 2025 तक इसलिए किया गया कि राज्यों का कोई नुकसान नहीं है। ये एक टेक्निकल पूरा का पूरा मसला है जिसको तहसीन पूनावाला जी इस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं कि जैसे केंद्र की सरकार जीएसटी के प्रति लापरवाह है, जबकि केंद्र की सरकार जीएसटी को घटाते हुए लगातार रिफॉर्म करते जा रही है। जीएसटी की दरों को लगातार घटा रही है, बढ़ा नहीं रही है। अगर वो बताएं, वो कह रहे कि हम क्यों टैक्स दें, मतलब अगर तहसीन जी मर्सिडीज पे घूमना चाहते हैं तो 40% वो टैक्स नहीं देना चाहते। पैसा खरीदने का उनके पास मर्सिडीज का है और टैक्स देना चाहते हैं जो पनीर और दूध पे लगता है वो वाला टैक्स देना चाहते हैं। तो ये जो तहसीन जी, सुनिए, राहुल जी का ये जो दोहरा मानदंड है और तहसीन जी का अलग मानदंड है, पहले ये दोनों तय कर लें। और राहुल जी जीएसटी पे जो गब्बर सिंह टैक्स हमेशा कहते रहे, ये गुलदस्ता भरा टैक्स है। प्रधानमंत्री मोदी जी का राष्ट्र को दिवाली के पहले गुलदस्ता जैसा ये कह रहे हैं आप, ये बहुत बड़ा तोहफा है। एज्जा जी, आप लोग भी तो ये चाहते रहे हैं और चाहते होंगे और चाहेंगे भी कि आम जनता को फायदा हो, जो मिडिल क्लास है, जो मारा जाता है, उस मिडिल क्लास को फायदा हो। अब सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट दे दिया है। आप कोई गाड़ी खरीदने जाएगा या जो रोजमर्रा के सामान है, खाने पीने के जो सामान है, जो जरूरत के सामान है, उसमें अगर पैसे बच जाएंगे
है किसी भी शख्स की, तो आपको अच्छा लग रहा होगा ना ये सुनकर। सरकार का फैसला स्वागत योग्य है कि नहीं? प्राची जी, ये जो जीएसटी रिफॉर्म हुआ है, ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। उतना सिंपल नहीं है जितने सिंपल तरीके से लोग बोल रहे हैं। इसको एक अच्छे रोड मैप की तरह इसको बनाना चाहिए था, इम्प्लीमेंट करना चाहिए था, इसको फेज वाइज इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। और जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं 5% स्लैब, 18% स्लैब, ये सस्ते होंगे, वो सस्ते होंगे, बोलने में और हकीकत में बहुत डिफरेंस है। मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में बोलूँगी जिससे सभी लोग समझ पाए। मैं बहुत ऊँचे ऊँचे टेक्निकल वर्ड्स भी नहीं यूज़ करूँगी, बहुत ही साधारण शब्दों में मैं बताती हूँ। एक बार जब किसी चीज़ का दाम बढ़ जाता है तो जनरली कम नहीं होता है। अभी जो जीएसटी जिन चीज़ों पे घट सुने 5% हुआ है, इससे कंज्यूमर्स को फ़ायदा नहीं होगा, मैन्युफैक्चरर्स को ज़रूर फ़ायदा होगा। जो बेस प्राइस होता है, बेस प्राइस को वो इंक्रीज़ कर देंगे। जीएसटी के साथ जब उसी इंक्रीज्ड बेस प्राइस पे कंज्यूमर्स खरीदेंगे, प्राइस उतना का उतना रह जाएगा। तो कंज्यूमर्स इसके डायरेक्ट बेनिफिशियरी नहीं होने वाले हैं, मैन्युफैक्चरर्स होने वाले हैं। हकीकत ये है। दूसरी बात आप ले लीजिए स्टेट और सेंटर। सेंटर में तो मल्टीपल तरीके से पैसे आते हैं, लेकिन स्टेट में टैक्स के माध्यम से ही पैसे आते हैं। तो अगर स्टेट के टैक्स को कम हो जाता है तो डेवलपमेंट फंड स्टेट के लिए कम हो जाएगा। दूसरी बात। तीसरी बात, आप देखें इंटर स्टेट ट्रेड की आप बात कर लीजिए। आप समझ लीजिए, मान लीजिए कर्नाटका से उत्तर प्रदेश कोई सामान आता है, इसमें जो भी रेवेन्यू कलेक्शन होता है वो सेंटर पे जाता है। अब कर्नाटका में बीजेपी की सरकार नहीं है, यूपी में बीजेपी की सरकार है। कर्नाटका, और एक बार जब सेंटर में पैसा चला जाता है तो सेंटर अपने हिसाब से फिर वापस स्टेट को पैसे देती है। अगर कर्नाटका से खुश नहीं है, सेंटर उसको मदद नहीं करना चाहती है, तो किसी न किसी बहाने से कहेगी अभी जीएसटी रिफॉर्म हुआ है, अभी हमारे पास पैसे नहीं आए हैं, प्रॉफिट नहीं आए हैं, तो अभी हम आपको पैसे नहीं दे सकता हूँ। यानी कि सेंटर के पास एक इक्विपमेंट हो जाएगा जिस तरीके से वो अपने चाहने वाले आप स्टेट और केंद्र के बीच में कोऑर्डिनेशन को लेकर सवाल खड़े कर सकते हैं जज, लेकिन जो मेरे पास अभी नई दरें हैं उसमें सीधा सीधा अगर मैं कह रही हूं कि पनीर पर 5% जीएसटी लगता था वो 0 हो गया है, मिल्क पर जो टेट्रा पैक मिल्क है उस पर 5% लगता था वो 0 हो गया है, पराठा या तमाम तरीके की जो इंडियन ब्रेड्स हैं 18% था वो 0 हो गया है, बटर घी डेयरी स्प्रेड्स पर 12% था वो 5% हो गया है। ये डायरेक्ट बेनिफिट क्या आम जनता की जेब में नहीं जाएगा? जो पनीर वो 5% टैक्स के साथ खरीदते थे, अब उस पर 0% टैक्स है ना, तो कंज्यूमर का फायदा या आम आदमी का फायदा है कि नहीं? देखिए, इसमें आम आदमी का क्या फ़ायदा होगा? अगर इधर कुछ दामें घटी हैं तो उधर कुछ इतनी बढ़ गई है कि सारा कुछ लीपा पोती हो जाएगा। अगर आप दूध की बात कर रही हैं, दूध का प्राइस बढ़ा दिया जाएगा और जीएसटी जो भी सूर है उससे कंज्यूमर्स को क्या फायदा? ठीक है जी, लेकिन अभी तो सीधा सीधा रेट घट रहे हैं।